कहानी है नायब सूबेदार शंकर दत्त जोशी साहब की, जो अल्मोड़ा के पास रहने वाले थे। बचपन से ही उनको फौज में भर्ती होने का बहुत शौक था। उनकी गांव में शिक्षा हुई थी। ये सपना उनका 21 जून 1955 को पूरा हुआ जब वो कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती हुए। अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उनको 4 कुमाऊं रेजिमेंट में भेजा गया और उनकी छवि एक कर्मठ और अनुशासित व्यक्ति की थी। 1971 का युद्ध तीसरा भारत पाकिस्तान युद्ध था, जो 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुआ और 16 दिसंबर 1971 को खत्म हुआ। The Indians' campaign in East Pakistan bore all the hallmarks of detailed advanced planning. In the months before war broke out, the Indian Army had worked out maneuvers for the various salients in its attack. इन 13 दिनों के अंदर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और एक नए देश का जन्म हुआ। लड़ाई की शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, जिसके अंदर उन्होंने इंडिया के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया था और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन चंगेज खान। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। इंडिया का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ था और उसके अनुसार पाकिस्तान को बनाया गया था, जिसके 2 हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में तकरीबन 1600 किलोमीटर का भारत था। दोनों भागों में काफी अंतर था। मुसलमान धर्म होने के बावजूद भी दोनों भागों के अंदर वर्ण, रंग और भाषा के अंदर काफी फर्क था। वेस्ट पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी और ईस्ट पाकिस्तान की भाषा बंगाली थी। धीरे धीरे करके वेस्ट पाकिस्तान ने इस ईस्ट पाकिस्तान के जनता के ऊपर काफी अत्याचार किए, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान ने अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू कर दिया। 1950 के दशक में भाषा को लेकर आंदोलन हुआ। 1964 में बड़े पैमाने पर दंगे हुए और 1969 में वेस्ट पाकिस्तान के गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। ईस्ट पाकिस्तान आजादी चाहता था और वेस्ट पाकिस्तान किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को रोकने की कोशिश कर रहा था। 1970 में पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस हुए और उसमें ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग, जिनके नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, उन्होंने पूर्ण बहुमत हासिल किया। वेस्ट पाकिस्तान की सरकार ने शेख मुजीबुर रहमान को पंतप्रधान बनने से मना कर दिया और फिर शुरू हुआ अत्याचार का एक सिलसिला। ईस्ट पाकिस्तान के अवामी लीग के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया और सैनिकी कार्रवाई का ऐलान कर दिया गया। ये अंदाजा लगाया जाता है कि पाकिस्तान की सेना और रजाकार के सदस्यों ने तकरीबन 20 से 30 लाख बांग्लादेशियों की हत्या की, जिसके कारण तकरीबन 1 करोड़ के करीब लोग भारत में शरणागत आए थे। 1966 के दौरान कुमाऊं रेजिमेंट के नई बटालियन को रेज किया गया और जोशी साहब की अनुशासन, दृढ़ता और काम की तरफ वफादारी को ध्यान में रखते हुए उनको 12 कुमाऊं रेजिमेंट में भेजा गया। जब एक बटालियन तैयार होती है तो उसके अंदर अलग अलग बटालियन से ऑफिसर्स, जेसीओ साहिबान और जवान आते हैं। पलटन को मजबूत बनाने के लिए इन सबको इकट्ठा लेना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ये फैसला लिया गया कि आने वाले युद्ध में भाग लिया जाए। इस तरीके का एक लेटर उस समय के सीओ साहब लेफ्टिनेंट कर्नल एस.सी. सरदेश पांडे साहब ने आर्मी हेडक्वार्टर को भेजा और जो वहां से मंजूर हो गया। 1971 की लड़ाई में ऑपरेशन कैक्टस लिली की एक अहम भूमिका है। 12 कुमाऊं और उनके योद्धा अब तक युद्ध में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे। 61 माउंटेन ब्रिगेड को दाऊदकंडी नाम के एक गांव के ऊपर कब्जा करने का टास्क मिला था, जो ढाका की तरफ जाने वाले रास्ते के ऊपर था और इसमें सबसे आगे थी 12 कुमाऊं। 7 दिसंबर 1971 को 12 कुमाऊं को इलियटगंज नाम के एक गांव के ऊपर कब्जा करने का टास्क मिला। यहाँ पे पाकिस्तानी काफी मात्रा में थे। तुरंत ऑपरेशनल प्लान बना। 12 कुमाऊं ने इस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और रात भर की कठिन लड़ाई के बाद सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया। गुस्से में बिलबिलाता हुआ दुश्मन पीछे हट गया। उन दिनों इलियटगंज से ढाका जाने वाला एक ही रास्ता था और उस रास्ते के ऊपर एक पुराना पुल था। आगे बढ़ने के लिए इस पुल के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और आगे होने वाली लड़ाई के लिए लगने वाला गोला बारूद, हथियार, राशन इसी रास्ते से आने वाले थे। इस रास्ते की और ब्रिज की अहमियत को दुश्मन बखूबी जानता था और पाकिस्तानियों ने इस ब्रिज को किसी भी हालत में बचाने का फैसला किया। अगर ब्रिज को नहीं बचा पाते हैं तो उसे बारूद से उड़ा देने के लिए तैयारी में वो जुट गए। यह ब्रिज अगर बर्बाद हो जाता तो हमारी फौज का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता और ढाका की तरफ जाने के लिए और देरी हो जाती। खेल पूरा समय का था और यह निर्णय लिया गया कि बिना कोई वक्त गवाए इस ब्रिज के ऊपर तुरंत कब्जा कर लिया जाए। चार्ली कंपनी को ये टास्क दिया गया और नायब सूबेदार शंकर दत्त जोशी, जो 90 प्लाटून का हिस्सा थे, वो सबसे आगे चल रहे थे।
जोशी साहब ने फटाफट हमले की योजना बनाई और ब्रिज की तरफ कूच कर गए। ब्रिज के ऊपर पाकिस्तानी सेना ने मशीन गन लगा रखी थी, जिससे वो भारतीय सेना के ऊपर कारगर फायर कर रहे थे। शंकरदत्त जोशी साहब और उनके साथी जबरदस्त गोलाबारी का सामना कर रहे थे और एक एक इंच के लिए जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। इन पाकिस्तानियों को मारना और पुल के ऊपर कब्जा करना बहुत ही आवश्यक था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त ब्रिज को बारूद से उड़ा सकती थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए शंकरदत्त जोशी साहब ने अपनी पोजीशन से बाहर निकलने का फैसला किया और उन्होंने मशीन गन के ऊपर धावा बोल दिया। ये देखकर बाकी जवानों ने भी कालिका माता की जय के ललकारे के साथ दुश्मन के पोस्ट के ऊपर हमला बोल दिया। लेकिन इसी वक्त नायब सूबेदार शंकरदत्त जोशी साहब गंभीर रूप से घायल हो गए। खून काफी बह रहा था और उनके साथी जो सिपाही गंगा सिंह थे, उन्होंने शंकरदत्त जोशी साहब को पीछे हटने की रिक्वेस्ट की, लेकिन जोशी साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया और कुछ समय के लिए लड़ाई रुक सी गई। खून से लथपथ शंकरदत्त जोशी साहब ने जवानों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और मार्गदर्शित किया और फिर से शुरू हुई पाकिस्तानियों को मार गिराने की लड़ाई। अब पाकिस्तानियों को समझ में आ गया था कि जब तक शंकरदत्त जोशी साहब जिंदा है तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। उन्होंने अपने पूरे हथियारों का निशाना जोशी साहब को बनाया और जोशी साहब वीर गति को प्राप्त हुए। ये देखकर सिपाही गंगा सिंह और बाकी जवानों के अंदर गुस्से का बारूद फट गया। कालिका माता की जय के ललकारे के साथ जवानों ने कुछ ही क्षणों में पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। सुबह 7 बजे तक ब्रिज के ऊपर कब्जा तो हो चुका था, लेकिन कुमाऊं का शेर वीर गति को प्राप्त हो चुका था। इस ऐतिहासिक संग्राम में अद्भुत शौर्य, उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं साहस की पराकाष्ठा करने के लिए नायब सूबेदार शंकरदत्त जोशी साहब को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की विजय की नहीं है, ये उस भावना की मिसाल है जो कहती है देश के लिए जो जिए वही सच्चा वीर है। जय हिंद। कालिका माता की जय, दादा किशन की जय। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके पास ऐसी अनेक अद्भुत कहानियां लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।